दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं। ये चर्चा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। आप इस वीडियो को देखिए, उसका विश्लेषण करिए और फिर आपके अच्छे सुझाव और कमेंट्स इसके बारे में आने चाहिए। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन 2029 में। यदि आप देखेंगे कि भारतवर्ष में निसंदेह इंडिपेंडेंस के बाद में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा पहलू ये है कि पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी मोस्ट पॉपुलर लीडर पूरे वर्ल्ड के हैं, ग्लोबल लीडर। वो क्यों हुए हैं? आप देखिए, जिस तरह का गवर्नेंस मॉडल हमारे स्वतंत्र भारत में होना चाहिए था 1947 के बाद में, वो मॉडल नहीं चल पाया। गवर्नेंस फेल रही। गरीबी को हम हटा नहीं सके। जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको हमने अच्छी तरीके से एड्रेस नहीं किया। आईआर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0, मतलब जो औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में आई, जो एक पहली औद्योगिक क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति में तो हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष वो ब्रिटिश के अधीन था। लेकिन उसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद में, हमने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तीसरी आई, उसको हमने अपने हाथ से, उस उपलब्धि को या उस अपॉर्चुनिटी को हमने खो दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के लिए काम नहीं किया। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम वो देश के लिए किए हैं और उनकी उस बात के लिए सराहना होनी चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री का एक संग्रहालय बनाया है दिल्ली के अंदर, उसमें सभी प्रधानमंत्री के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका उल्लेख उसमें किया गया है। लेकिन आप यदि याद करें कि लाल बहादुर शास्त्री, जब उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, तो वो भी काफी लोकप्रिय भारत के एक नेता थे। उसके बाद उदारीकरण की जब नीति आई तो नरसिम्हा राव जी को याद किया जाता है, या उसके साथ साथ जो किसानों के मसीहा थे चरण सिंह जी को याद किया जाता है, क्योंकि चरण सिंह जी की किसानों के प्रति, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उनका काफी योगदान किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों को सॉल्व करने के लिए रहा है। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक दूरदर्शी नेता थे और वाक्पटुता में बहुत ही माहिर थे और अक्रॉस द पार्टी सभी उनको लोग पसंद करते थे, वो भी काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि मैं किसी की भी कमी नहीं निकालता हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पॉजिटिविटी की। आज मैं बात कर रहा हूं कि भारतवर्ष के लिए किस तरीके से योगदान किसका सबसे ज्यादा रहा है। तो निसंदेह मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10.5 सालों में भारतवर्ष के लिए किया है, या करीब करीब अब जून में 11 साल हो जाएंगे, तो ये एक तरीके से चमत्कारी परिवर्तन वो लेकर आए हैं। और आज मैं इस चर्चा इस मुद्दे पर नहीं कर रहा हूं कि क्या क्या इस गवर्नमेंट की या नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि भारतवर्ष के लिए है। वो सब आपके सामने विदित है, पूरे विश्व ने उसको देख लिया है। और तभी है कि भारत की आज कूटनीति या फॉरेन पॉलिसी, उसको सभी देश एप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारा तटस्थ होने का, जो हमारी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है फॉरेन पॉलिसी में, उसको सभी रिकॉग्नाइज करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी यूएसए की यात्रा में बिल्कुल क्लियर कहा
कि वी हैव गॉट ए स्टैंड दैट वी वांट पीस, हम सिर्फ शांति चाहते हैं और हम जानते हैं कि ये युग वार का नहीं है। वॉर से कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। शांति के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, एक दूसरे से सलाह परामर्श करके उनका है। उन्होंने G20 में जो मंत्र दिया वो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जो हमारा एक सिविलाइजेशनल वैल्यू एसेट सिस्टम है, या जो हम जिसको मानते आए हैं हजारों साल से, वासुदेव कुटुंबकम, कि एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली, द एंटायर अर्थ और दिस वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो भारतवर्ष उसमें विश्वास करता है और इसी नीति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। देखिए, आज भारतवर्ष में एक ऐसी टीम है जिसने इन करीब करीब 11 सालों में वो काम किया है जो पिछले 65 वर्षों में नहीं हुआ था भारतवर्ष के अंदर। आज भारतवर्ष 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बड़ी सुदृढ़ता के साथ जो है वो 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए हैं। रेलवे के अंदर हमारा सबसे, विश्व के अंदर जो है ना, हमारा 3रा नंबर है। इसी तरह स्टील प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स में, और फिर एविएशन में पूरे डबल हमारे एयरपोर्ट्स हो गए। संख्या भी लोगों की बढ़ रही है। और अब आप देखिए कि किस तरीके से राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, 370 हटी, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, जीएसटी को लाया गया, डीमोनेटाइजेशन करके किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था को सॉल्व किया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लाकर जो है ना, किस तरीके से जो एनपीएस थे, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के थे, उन सभी को किस तरीके से सॉल्व किया गया, किस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को इतना स्ट्रॉन्ग किया। तो हमारी एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी है, हमारी रेजिलिएंट इकोनॉमी है, और उसको सभी विश्व की जितनी आर्थिक संस्थानें हैं, जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, या जितने भी नोबेल लॉरेट हैं या हेड्स ऑफ स्टेट हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि ये डिकेड भारत का है, अगले 3 डिकेड भारत के हैं, बल्कि ये सेंचुरी भारत की है। और भारत के सामने एक ही लक्ष्य है कि किसी भी हालत में हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जो औद्योगिक क्रांति, 4थी औद्योगिक क्रांति चल रही है, उसमें भारतवर्ष नंबर 1 रहेगा। हमें एक विकसित भारत 2047 तक बनाना है। तो दोस्तों, हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हमारा विजन साफ है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस विजन को बिल्कुल साकार करते हुए हमारे सामने लक्ष्य रखा है, और उसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि नेशन फर्स्ट। अब दोस्तों देखिए, लीडर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो एक तरीके से सर्वेंट लीडरशिप, वो देश के प्रधान सेवक हैं, उनके लिए सभी समान हैं। वो एक ऐसे क्षेत्र से आए हैं जहां पर उनके फादर एक चाय की दुकान चलाते थे। उनकी माँ 14x16 के एक छोटे से कमरे में, और उनके पूरे परिवार में एक ही टॉयलेट होता था जहां से वो आए हैं। लेकिन उनकी कर्मठ था, उनका एक समर्पण भारतवर्ष का विकास करने के लिए, उनका एक कृतज्ञ विश्वास कि वो भारतवर्ष के सभी वर्गों को साथ लेकर किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो सामाजिक सेवा में अपने लिए कुछ ना सोचते हुए जिस तरीके से वो समर्पित हैं, उसी भाव से लीडरशिप का कोई इशू ही नहीं रहता है। क्योंकि 2029 में जो उनकी सशक्त टीम उनके अंडर में काम कर रही है, यदि उस पर आप एक अवलोकन करें, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत का एक क्यों स्वर्णिम काल है, ये सबसे अच्छा पीरियड बहुत सेंचुरीज के बाद में भारतवर्ष में आया है। एक जो सशक्त नेता की जरूरत थी भारतवर्ष को, वो नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। जो हमारी एक कुंठा थी कि हम 800 साल गुलाम रहे,
ब्रिटिश ने हमें लूटा और हमें यहाँ पर जिन सब में जो एक तरीके से सनातन धर्म में भी जो एक कुंठा थी जो अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको डिवाइड किया हुआ था, उसका एक बार फिर से वो जिस तरह उत्थान की तरफ को चल पड़ा है। अभी पूरे विश्व में कभी भी इतना बड़ा जमघट, इतना बड़ा पर्व जैसे महाकुंभ हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने 650 मिलियन पीपल गैदर्ड इन महाकुंभ। तो इसको देखते हुए आज भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री, वो चाय वाले का बेटा है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं भारत की, वो एक आदिवासी महिला है। जरा उनका देखिए कैसे उन्होंने काम करते हुए खदान के अंदर उन्होंने अपने माता पिता को खोया, कैसे दो भाइयों को एक रोटी की खाने के लिए उनको भूख की वजह से उनको खोया, किस तरीके से उस एक झोंपड़ी में रहते हुए झोंपड़ी से किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और आज वो भारतवर्ष की प्रधानमंत्री हैं। एक ऐसे वक्त से और एक ऐसी जगह से, एक छोटे से गांव से, आदिवासी गांव से। इसी तरीके से हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, वो एक किसान के बेटे हैं। किस तरीके से उन्होंने एक गांव से उठकर सैनिक स्कूल गए और सैनिक स्कूल से फिर वो अधिवक्ता बने, वकील बने, सुप्रीम कोर्ट तक किया, फिर वो किस तरीके से गवर्नर बने और अब किस तरीके से राष्ट्रपति। तो हमारे जो 3 शीर्ष नेतृत्व हैं वो किस तरीके से कितने वर्ग एक वहां से आते हैं जो हमें प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें दिखाते हैं कि भारतवर्ष किस तरीके से डेडिकेटेडली डेमोक्रेटिक, जो हमारे ब्लड में, जो हमारी रेंज में, जो हमारे फोर फादर्स में और जो हमें सनातन धर्म से हमें मिला है, हमारी हजारों साल की जो परंपरा है उससे मिला है, हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला है, हमें वेदों से मिला है, हमें उपनिषदों से मिला है। और कितने ग्रंथ और क्यों हम विश्व गुरु बने थे वो सभी को पता है कि हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कैसे 30 से 40 हजार स्टूडेंट जो है ना पूरे विश्व से आकर वहां पर शिक्षा का ज्ञान करते थे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि एक व्यक्ति पूरे समर्पित भाव से बहुत ही अच्छी हेल्थ रिजीम में और योगा करते हुए जो आगे देश को बढ़ा रहा है और उनकी कर्मठ टीम, आज आप सिर्फ प्रधानमंत्री को मत लगाइए, देखिए उनकी टीम, आदरणीय अमित शाह जी किस तरीके से वो सबसे सशक्त, सरदार पटेल के बाद में या चौधरी चरण सिंह के बाद में वो गृह मंत्री हैं, कितनी नक्सलाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट को हैंडल कर रहे हैं, और कितने ऐसे प्रोविजन, प्रावधान, और किस तरीके से भारत न्याय संहिता के जो 3 रेगुलेशंस जो हैं वो गुलामियत से निकालकर भारतवर्ष की न्याय प्रणाली को बाहर लेकर आए हैं। तो वो कितनी एक सशक्त, उनका भी कोई योगदान बिल्कुल कम नहीं है और वो एक टीम के अहम मेंबर हैं और वो एक तरीके से ये सब साथी हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और फिर ये मिनिस्टर्स की जो टीम है। इसी तरीके से आप देखिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, किस तरीके से वो डिफेंस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, किस तरीके से वो परिवर्तन ला रहे हैं, किस तरीके से सारे एक्विजिशन हो रहे हैं, किस तरीके से डीआरडीओ आगे बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप देखें, फिर उसके बाद नितिन गडकरी किस तरीके से उन्होंने परिवहन में, किस तरीके से रोड मंत्रालय में और एनएचएआई में किस तरीके से हम जो है ना 38 किलोमीटर रोज की रोड बना रहे हैं, गांव गांव में सड़कों की लिंक गई है। तो एक ये बड़े टीम के सशक्त मेंबर हैं। इसी तरीके से आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी एक उसके प्रदेश के हैं जिसको बीमारू प्रदेश माना जाता था। उन्होंने किस तरीके से यूपी का कायाकल्प किया है पिछले 7-8 सालों में। आप देखिए न्याय व्यवस्था सबसे नंबर 1 है। जिस तरीके से उन्होंने कुंभ का आयोजन किया है, मेरे ख्याल से सराहनीय है। और यूपी एक अपने आप में देश है जहां पे 25 करोड़ की वो बड़े ही युवा हैं, उनको डेफिनेटली जो हमारी जो टीम है मिनिस्टर्स की, जो सीनियर मिनिस्टर मैंने नाम लिया, योगी जी, वो सभी योग्यता रखते हैं भारत को आगे ले जाने की।
और सबकी एज कम है। जो सीनियर टीम के मेंबर हैं, जो जूनियर टीम के मेंबर हैं, उनको डेफिनेटली आगे बढ़ने का जो है ना सभी को मौका मिल रहा है। अश्विनी वैष्णव है, वो देखिए कितना किन किन मंत्रालय में काम कर रहे हैं। इसीलिए सिंधिया जी हैं वो एविएशन में, नायडू जी एविएशन में, और सिंधिया जी अब टेलीकॉम में। और इसी तरीके से अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे में और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में के मंत्रालय में। इसी तरह कौशल विकास में जो इंडिपेंडेंट चार्ज है हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से और शिवराज सिंह चौहान है एग्रीकल्चर में, वो कितना अच्छा काम जो है ना कर रहे हैं। या हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, वो पीएमओ में किस तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी और ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी सशक्त टीम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर काम कर रही है भारतवर्ष के विकास के लिए। और जो मोदी 3.0, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो तीसरी टर्म है, वो किस तरीके से आगे देश को बढ़ा रही है, किस गति की जरूरत है, हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में किस तरीके की चीजों को एड्रेस किया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये ही टीम सशक्त, जब तक अपनी उनमें क्षमता है, फिजिकल क्षमता है, उसमें देश का नेतृत्व करने की या इस टीम को आगे बढ़ाने की, और उसके साथ साथ उसमें युवाओं का समावेशन करने की, जो है ना, जो नए नए मिनिस्टर्स जो है ना टीम में आते जाएं, और जो सीनियर टीम है वो यदि इसी तरह का योगदान, तो मेरा ये मानना है कि अभी नरेंद्र मोदी जी को फिर 2029 में प्रधानमंत्री होना चाहिए, 2034 तक, क्योंकि देश में आज ये बहस का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। जो एक सक्षम टीम हमें आगे लेकर चल रही है वो आगे चलती रहे। हमारे योगी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन, यदि यूपी को एक अलग देश बनाया जाए, यदि हम कल्पना करें, तो मेरे ख्याल से 7वें नंबर में पूरे विश्व में आएगा, पॉपुलेशन और एरिया और जहाँ पर जो चैलेंजेस हैं। तो आज यूपी के सामने है कि किस तरीके से ज़्यादा से जल्दी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, और 2047 तक जो है ना यूपी में पूरी योग्यता और इतने कैपेबिलिटीज हैं कि वो 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बन सकता है। तो जब भारतवर्ष तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो उसी के साथ साथ यूपी को यूएस डॉलर्स 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहिए। और तो ये हमारे सामने लक्ष्य होने चाहिए। और भारतवर्ष जो है, मेरा मानना है, मैंने अपनी किताब भी लिखी है, ए विकसित भारत @2047। तो मेरा मानना ये है कि हर हालत में भारतवर्ष एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा। 38 यूएस डॉलर्स ट्रिलियन, यूएस डॉलर्स 38 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारतवर्ष हर हालत में बन जाएगा। और हमारे आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और उनकी सशक्त टीम उनके साथ भी इसी तरीके से काम करें। जो हमारे गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं उसमें और ज़्यादा रिफॉर्म्स हों, उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। हमारे जो पीएसयूज हैं उनकी जो है ना प्रोडक्टिविटी को और आगे बढ़ाया जाए। जो पीएलआई स्कीम्स हैं एआई के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, उसको और स्पीड जो गति देना जा रहे हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को 8.0 से प्लस करते हुए चलें, अपनी जीडीपी को जो उसमें हमारी चले, जिसकी वजह से, और फिर हमें देखना चाहिए कि जैसे ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं फाइनेंशियल ईयर 2028 तक, उसके बाद हमें कम से कम 5-6 साल जो है ना डबल डिजिट में जाना चाहिए। तो सभी क्षेत्रों में जहाँ पर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो क्षेत्र है। डेफिनेटली शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एनईपी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन शिक्षा कौशल में और हमें गति लानी है, विश्व स्तर पे हमें खड़े होना है। इसी तरीके से एआई के क्षेत्र में और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और काम करना है। और जो जितने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है, जितने भी मिशन बनाए हैं, उसमें बहुत ही फास्ट एक मिशन मोड में काम करना है। और जो हमारी गति पिछले 11 सालों में रही है, अब उस गति को हमें और
बढ़ाना है, कम से कम दुगनी गति पे हमें दौड़ना है। और सारे रिफॉर्म्स और ये करने के लिए हमने जो पिछले 11 सालों में 25 करोड़ लोगों को वो उनका आर्थिक स्तर ऊपर बढ़ाया है, गरीबी से बाहर उनको निकाल कर ले आए हैं। तो मेरा मानना है कि एक सुदृढ़ टीम और युवाओं को साथ में लगाते हुए, चाहे वो हमारे नीति आयोग में हो या मिनिस्ट्री में हो, उन सबको जहाँ पर टैलेंट है उस टैलेंट को मिनिस्ट्री में लाया जाए स्टेट लेवल पे। और स्टेट लेवल के फाइनेंशियल प्रूडेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, उनका डेट ना बढ़े और भारतवर्ष इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। हमारा जो फिस्कल प्रूडेंस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कैश अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल हम उसकी तरफ जो है, तो हमारे सारे जितने भी इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं, वो माइक्रो एंड मैक्रो पैरामीटर्स, वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो ये ही टीम इसी तरीके से और हमारा मार्गदर्शन जो है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2029 में करें, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री। और जो सनातन धर्म का जो आह्वान हुआ है वो देश के प्रति जो है ना इसी तरीके से स्टेबिलिटी देते रहें, अपनी वोट को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करते रहें। तो दोस्तों, ये मेरा एक विषय जो मैंने अपनी राय आपके सामने रखी है, ये सिर्फ मेरे विचार हैं, ये किसी और के विचार नहीं है। आप इस पे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे आशा रहेगी और मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स दें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए। मैं बगैर किसी फ्रिल्स के, बगैर कुछ चार्ज करे हुए और बगैर कुछ जो है ना फ्रिल एलिमेंट्स इसमें ऐड करते हुए आपके समक्ष बिल्कुल सीधी बात करता हूँ और आपके सामने फैक्ट्स लाता हूँ और उसमें अपना एक निर्णायक पहलू जो मैं रिसर्च करके सामने रखता हूँ वो आपके समक्ष, स्पेशली युवाओं के सामने। तो दोस्तों, फिर एक बार इतने में अगले कोई विषय को मैं आपके सामने लाऊं। जय हिंद।